तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। ये लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बने हैं यहाँ तक और घटना चक्र में जो भी दिए हैं, सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो मुगल सम्राट द्वारा डायरेक्ट जो नियुक्त हुआ था, ऐसा कौन सा अंतिम गवर्नर था बंगाल का, तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सरफराज खान, बी मुर्शीद कुली खान, सी अलीवर्दी खान या डी शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो राइट आंसर हमारा मुर्शीद कुली खान। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो 1717 में जो मुगल सम्राट फारूक सियार था, उसने मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था और मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद जो था शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना और जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट बादशाह जो रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला था उसके द्वारा मान्यता प्रदान की गई। तो मतलब नियुक्त अंतिम कौन हुआ था, तो मुर्शीद कुली खान हुआ था। किसके द्वारा नियुक्त की गई थी इसको, तो सम्राट फारूक सियार द्वारा इसकी नियुक्ति की गई थी। तो ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, 1717 लिखा तो इससे याद आ रहा है मैग्ना कार्टा जो अंग्रेजों को दिया था फारूक सियार ने, वो कब दिया था, तो 1717 में ही दिया था। ये कुछ एडिशनल फैक्ट है तो याद रख कर लीजिएगा इसको। आगे दिया गया आता है, इसमें यह दिया है मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शीद कुली खान था। यहाँ पे इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे मान्यता प्रदान की थी मोहम्मद शाह रंगीला ने, नियुक्त नहीं किया था। और ये वहाँ फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को नियुक्त किया था। ठीक, तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था। तो अगेन फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा, मुर्शीद कुली खान। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, कौन सा युद्ध जिसने क्या किया, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश जो प्रभुत्व है उसका प्रारंभ कर दिया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है बंगाल, बी प्लासी, सी मैसूर की तीसरी लड़ाई या डी दे रहा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा, प्लासी। तो आपको पता होगा जो ब्रिटिश है उसने जो भारत में प्रभुत्व स्टार्ट किया, उसका स्टार्ट हुआ है वो कौन से हुआ, तो प्लासी के युद्ध से बाद से हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्लासी के युद्ध के संदर्भ में भी कुछ चीज़ ध्यान रखिएगा। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। कब, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बक्सर की लड़ाई अगर याद रखनी है तो 1764 में हुई थी अक्टूबर में, तो बक्सर इससे ध्यान रख सकते हैं। मैसूर की लड़ाई आगे भी अभी एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो ध्यान रखिएगा प्लासी, जो अभी हम टिक करके आए हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था और अपोजिशन में कौन थे क्लाइव के, तो नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला को क्या कूटनीतिक तरीके से इसमें पराजित कर दिया गया था कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, उसके लोगों को अपनी तरफ मिला के। तो वही दिया आगे, नवाब की सेना में 3 राजद्रोही थे। ये नाम ध्यान रखिएगा, राजद्रोहियों से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला है उसके जो राजद्रोही थे वो कौन कौन से थे, तो मीर जाफ़र का नाम ध्यान रखिएगा। जब इसके बाद क्या होगा, जब प्लासी का युद्ध खत्म हो जाए तो मीर जाफ़र को ही वहाँ का बंगाल का नवाब बनाएंगे अंग्रेज। दूसरा है यार लतीफ़ और तीसरा है राय दुर्लभ। ये क्या थे, तीनों राजद्रोही थे। किसकी सेना में, सिराजुद्दौला थे। ये जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गए थे। इसी में क्या होते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत जाते हैं सिराजुद्दौला से। आगे दिया, नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी की नेता जो थे मीर मदान और मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदान जो थे ये मार दिए गए थे, एक गोली से रणभूमि में ही। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफ़र ने उसे पीछे हटने को कहा और यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ देने के बाद युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया और यह उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तात्कालिक रूप से सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। तो जब प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं अंग्रेज, तो उसके बाद इन लोग को जो बंगाल से राजस्व भी मिलता है, साथ ही जो सैनिक और वाणिज्यिक लाभ, ये सारी चीज़ें से प्राप्त होती है। तो इनका उपयोग ये आगे और भी युद्ध जहाँ करेंगे उनका उपयोग करेंगे, जहाँ यहाँ से जो प्राप्त संसाधन है उनका। आगे दिया इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्य जो थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। जबकि सर्वाधिक जो निर्णायक सफलता है युद्ध जो है बक्सर है, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित कर दी थी। तो अगर
ये पूछे क्वेश्चन कि ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना किसने स्टार्ट की भारत में, कौन से युद्ध ने, तो यहाँ पर टिक करिएगा प्लासी। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक रूप से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भारत में वास्तविक शक्ति स्थापित करने का कौन से युद्ध से मौका मिला, तो ध्यान रखिएगा बक्सर का युद्ध टिक करिएगा जो 1764 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक, तो निर्णायक सैन्य सफलता पूछ रहा हूँ, यहाँ प्रथम दे रखा है तो ये टिक करिएगा, फिर से वही रिपीटेड प्लासी। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन ए दे रखा है 1761, 57, 60 और 67। तो राइट आंसर आपको पता होगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। डेट ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा भी जा चुका है पेपर में। तो 23 जून 1757 को ये लड़ा गया था युद्ध, ठीक है। 1707 में ध्यान रखिएगा वांडीवास का युद्ध हुआ था। 1707 में किसका हुआ था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। और 61 में आपको पता होगा पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। तो पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, और दो बैटलें और हुई थी पानीपत की इससे पहले 1526 और 56 में। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो परास्त हुआ था कौन से युद्ध में हुआ था, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पूरा डिटेल्ड में। जो प्लासी का युद्ध था उसी में सिराजुद्दौला जो है रॉबर्ट क्लाइव है उससे परास्त हुआ था युद्ध में। नेक्स्ट है भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, एमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहाँ पे आपको पता होगा रॉबर्ट क्लाइव जो था उसी ने इलाहाबाद की संधि भी की और साथ ही उसी ने क्या किया, प्लासी के युद्ध में विजय भी दिलाया। तो ये सब चीज़ें इस हिसाब से इनको क्या किया जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है भारत में। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। तो ये चीज़ इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। और साथ ही इलाहाबाद की संधि के लिए भी क्लाइव को वापस दोबारा बुलाया गया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। जो इलाहाबाद की संधि होती है वो भी किसके नेतृत्व में होती है, अंग्रेजों की तरफ से, तो क्लाइव के नेतृत्व में होती है। नेक्स्ट है किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है, तो ऑप्शन दे रखा है अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले या डी कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है। और ऐसा कथन किसने कहा था, तो विलियम पिट थे। उन्होंने किसके संदर्भ में कहा, तो रॉबर्ट क्लाइव के संदर्भ में कहा था कि ये एक स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है, तो ये पूछ रहा है प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पे है। तो अगर आपको ये भी ना पता हो कहाँ पे है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कहाँ, बंगाल में लड़ाई हुई थी। और बंगाल से यहाँ टिक कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ए दे रखा है बिहार, बी आंध्र प्रदेश, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल, इसमें टिक कर लीजिएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे पर है प्लासी का युद्ध, ठीक। वर्तमान में इसको पलासी भी कहते हैं, क्योंकि आज देखिएगा कुछ बुकों में आप पलासी टू पार्टीशन करके एक बुक आती है उसमें पलासी लिखा होता है, ना कि प्लासी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्या, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में हो, कहाँ, भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी, तो ऑप्शन ए दे रखा है अलीवर्दी खान, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर और डी मीर कासिम। तो राइट टिक कर लीजिएगा मीर कासिम। इसमें होता यह है कि जब अंग्रेज जब प्लासी के युद्ध के बाद, इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। जब क्या होता है कि जब प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज जब मीर जाफ़र को बनाते हैं नवाब, ठीक है, तो मीर जाफ़र इनकी शर्तें पूरी करता है। और जब कुछ बहुत शर्तें नहीं भी पूरी होती तो उसको पलट के किसको, मीर कासिम को ये बना देते हैं नवाब। तो मीर कासिम थोड़ा कूटनीतिक रूप से सक्षम होता है, तो ये क्या करता है कि जो मुर्शिदाबाद में पहले राजधानी होती है उसको मुंगेर में स्थानांतरित कर देता है। तो मतलब ये इसलिए करता है क्योंकि ये जो तट से थोड़ा अंदर पड़ता है ना, ये जो हमारा मुंगेर है, तो अंदर साइड राजधानी स्थानांतरित कर देता है ताकि क्या हो कि अंग्रेजों से उसकी पहुंच से दूर हो जाए। तो इस चक्कर में क्या करता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है राजधानी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्ट पूछा जाता है किनको कठपुतली नवाब कहा जाता है, किन दोनों को, तो मीर जाफ़र और मीर कासिम को। मीर जाफ़र और मीर कासिम को क्या कठपुतली नवाब कहा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बन चुका है शायद एक दो बार, इसको देख लीजिएगा। मीर जाफ़र और मीर कासिम को क्या कठपुतली नवाब के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज जो हस्तक्षेप ना कर सके उसकी आंतरिक मामलों में, तो वह इसी चक्कर में क्या राजधानी दूर करता है। 11वां नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया, तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। ऑप्शन ए बक्सर, बी प्लासी, सी वांडीवास, डी पानीपत। तो राइट आंसर आपको पता होगा बक्सर का युद्ध है, अभी हम ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं। प्लासी की युद्ध तो जो था वो एक कूटनीतिक विजय थी, लेकिन जो बक्सर का युद्ध था ये आमने सामने की लड़ाई हुई थी, और इसी लड़ाई में जब अंग्रेज जीतते हैं बक्सर के युद्ध में, 3 शक्तियों को पराजित करते हैं। बंगाल के नवाब हो गए जो, ठीक है, और दिल्ली के हो गए और अवध के हो गए, इन तीनों को एक साथ हराते हैं। उसी के साथ हेक्टर मुंडो युद्ध का नेतृत्व करता है। ये सब चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आगे पढ़ लेते हैं। अक्टूबर 22, 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध का नवाब जो थे शुजाउद्दौला, दिल्ली के शाह आलम द्वितीय, तो कौन कौन थे 3 संयुक्त सेना, ध्यान में रखिएगा। एक तरफ हेक्टर मुंडो हैं, दूसरी तरफ ये 3 है कौन, अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला, यहाँ पे बंगाल के मीर कासिम, और दिल्ली के कौन है तो शाह आलम द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय, तो इन तीनों की संयुक्त सेना को हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में हराया जाता है। तो ये दिया है, सम्मिलित सेना को बक्सर युद्ध में परास्त कर दिया था। इस युद्ध जो है इसमें अंग्रेजों की कमान किसने संभाल रखी थी, तो मेजर हेक्टर मुंडो ने। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी और भारत में अंग्रेजों को अब चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था। इलाहाबाद तक के प्रदेश में अंग्रेजों का अधिकार आ गया और दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजों की प्रभुत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि प्लासी की विजय से अंग्रेजों की कूटनीतिक परिणाम थी, वहीं बक्सर का जो विजय है वो इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया है। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में स्थापित की थी, परंतु बक्सर का युद्ध क्या करता है, उनको जो कंपनी है उसको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कर देता है। तो यही चीज़ें इसमें लिख रखी हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा है। तो कौन सा सर्वाधिक निर्णायक रहा है, तो ये तो कूटनीतिक लड़ाई हो गई, ये आपको पता होगा। तो राइट आंसर इसमें बक्सर ही होगा। अभी यहाँ पे दे रखा है, ऊपर एक्सप्लेनेशन में पढ़ के भी आए हम, तो देख लीजिएगा उसको। बाकी प्रथम आंग्ल मैसूर में तो अंग्रेज परास्त हो गए थे, आंग्ल सिख युद्ध में भी परास्त हो गए थे। तो कौन सी युद्ध है, बक्सर का युद्ध, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा देते हैं। बक्सर ही है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक, अभी हम पढ़ के आए हैं, शाह आलम द्वितीय जो था वो दिल्ली का शासक था। तो इसको टिक कर लीजिएगा। देखिए जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनको आराम से टिक करते हुए चलिएगा, ज़्यादा बार बार उसको पढ़ के टाइम वेस्ट ना करिएगा उन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 15वां नंबर क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो बंगाल का नवाब उसमें पता होगा, जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी तो बंगाल का नवाब पहले कौन था, मीर कासिम था। लेकिन मीर कासिम बंगाल की नवाब छोड़ के भाग जाता है, कहाँ पे, अवध पहुँच जाता है। तो अवध में पहले से वहाँ पे शाह आलम द्वितीय भी होते हैं। तो अवध जब छोड़ के भागता है तो उस समय अंग्रेज किसको बना देते हैं, बक्सर की लड़ाई के समय वहाँ का नवाब, तो मीर जाफर को बना देते हैं उस समय वहाँ का नवाब। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था। तो दीवानी का अधिकार किसको, इलाहाबाद की संधि के बाद शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार ले लेते हैं, और बक्सर के युद्ध के पश्चात ही इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं। तो वही नीचे दे रखा है एक्सप्लेनेशन, उसको देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है, अगस्त 16 अगस्त को। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था, ठीक है, 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था। तो ये तो कुछ अलग से नॉलेज है डेट के हिसाब से, इनको ऐड भी करते चलिएगा। तो क्या दे रखा है, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी कब, 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। जो हमारा दिल्ली का नवाब था उसको क्या किया गया, उसको अंग्रेजों की संरक्षण में ले लिया गया और इलाहाबाद में रखा गया। और उसको क्या किया गया, इलाहाबाद तथा काड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को कहा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी, स्थायी रूप से दे दी।
तो कहाँ की, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी भी दे दी किसको, तो शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय ने जो थे बंगाल, वो दिल्ली के नवाब हमारे मुगल बादशाह, उन्होंने क्या किया, कंपनी को जब ये 12 अगस्त 1765 को एक संधि होती तो उसमें अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे देते हैं। ठीक, इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था। 1788 में उसे अंधा कर दिया गया और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय EIC या ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशनभोगी बन के रहे थे। तो इतनी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की, तो ए दिया बंगाल के नवाब ने, बी मुगल सम्राट ने, सी इंग्लैंड के शासक ने, या डी ये अफगान के राजा ने। तो राइट आंसर क्या, मुगल सम्राट, टिक कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो मुगल सम्राट ने किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी 1765 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, शहंशाह जो शाह आलम है ये द्वितीय हैं, ठीक है, सेकंड शहंशाह हैं ये शाह आलम के नाम से। इनको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो अंग्रेजों को इन्होंने दी, किसमें किसको दी, कौन कार्यकाल में था उस समय, ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस करके आ रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा बुलाया गया था कि वो इलाहाबाद की संधि कर सके, क्योंकि वो क्या भारतीय परिस्थितियों को अच्छे से जानता था और 1757 में प्लासी की लड़ाई में उसने अपनी कूटनीतिक विजय भी दिखाई थी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनको दोबारा वापस बुलाया गया था। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त को पहली जो होती है कौन सी, इलाहाबाद की संधि, उसमें शाह आलम द्वितीय ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर देता है। तो ये पहली संधि होती है, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी जो होती है इलाहाबाद की वो कब होती है, 12 अगस्त 1765, और दूसरी जो होती है 16 अगस्त 1765 को होती है। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया। तो 2 उप दीवान नियुक्त किए इन्होंने, डायरेक्ट या मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो कर अधिग्रहण करने का कार्य था उसको नहीं किया और उसके लिए उप दीवान नियुक्त किए हैं। तो ऑप्शन दे रखा है, ए मोहम्मद रजा खान, बी शिताब राय, सी रायदुल्लभ, या डी सैयद गुलाम हुसैन। तो राइट आंसर है मोहम्मद रजा खान। ठीक है, इसको क्या किया गया, मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगौड़ा शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया जाता है और इलाहाबाद में रखा जाता है। शाह आलम ने उपयुक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे देता है और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। तो यहाँ अभी ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, जिस समय जो इलाहाबाद की ट्रीटी हो रही थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नजमुद्दौला था। ठीक, नजमुद्दौला का नाम ध्यान में रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्या, कि जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो नजमुद्दौला बंगाल का नवाब था। ठीक है, जिसके बदले में नवाब को द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक क्या अदा करना पड़ता था, पेंशन। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी उस समय। तो कंपनी ने इसके लिए दीवानी कार्य के लिए क्या किया, 2 दीवान नियुक्त किए। बंगाल के लिए ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, मोहम्मद रजा खां, और बिहार के लिए राजा शिताब राय। तो बंगाल के लिए किसके, मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। तो ध्यान रखिएगा 2 दीवान कौन कौन थे नियुक्त किए गए, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा शिताब राय। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मोहम्मद रजा खान जो था उप नाजिम के रूप में भी कार्य करता था। इस प्रकार समझ दीवानी और निजामत कार्य भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथ में था। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अवध सल्तनत के हिंदू अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये बताना है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, बी दे रखा है। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो राइट आंसर बताना, ए दे रखा है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 2, डी ना तो 1 ना तो 2। तो राइट आंसर यही टिक कर लीजिएगा, बोथ हैं। ठीक है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला उस समय जो थे के दीवान और अर्थमंत्री थे, इसलिए कथन 1 सही है। अवध के नवाबों के
राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। उदाहरणतः क्या देख सकते हैं हम कि आसिफउद्दौला के दीवान राजा जो थे, दीवान थे राजा टिकैत राय थे, और राजा झाऊलाल और नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय आदि थे। इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ए वांडीवास बक्सर और अंबूर का युद्ध पलासी, बी अंबूर का युद्ध पलासी वांडीवास बक्सर, सी दे रखा है वांडीवास, ठीक, और पलासी अंबूर, और ये तो राइट आंसर इसमें क्या है? बी है। तो पहले ध्यान रखिएगा 1759 में यहाँ अंबर लिखा है, अंबूर की लड़ाई होती है पहला कर्नाटक युद्ध में, ठीक। दूसरी पलासी का होती 1759 में। तो 1759 में, एक सेकेंड, 1759 में, 1749 में, हाँ 1749 में ये होती है, ठीक। फिर 1757 में प्लासी होती है, 57 में प्लासी होती है, 1760 में वांडीवास होता है, और 64 में बक्सर होती है। तो ये इस हिसाब से सीक्वेंस अरेंज कर लीजिएगा, नीचे दे रखा है। अंबूर का युद्ध जो होता है 1749 में अगस्त में होता है। मुजफ्फरजंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा पहला जो युद्ध होता है कौन सा? कर्नाटक वार। तो उसमें जो फ्रांसीसी जिसका साथ देते हैं वो किसका देते हैं? तो मुजफ्फरजंग और चंदा साहब की टुकड़ी को साथ देते हैं। कौन? फ्रांसीसी। इन्होंने क्या किया? वेल्लूर के समीप अंबूर, अंबर लिखा है यहाँ पे, अंबूर ध्यान रखिएगा, अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई। और मुजफ्फरजंग को कहाँ से? सूबेदार बना दिया गया दक्कन का। इस उपलक्ष्य में उसने अपनी हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के किनारे दक्षिणी भाग में के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए गए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरजंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद पर तैनात कर दी गई। नेक्स्ट जो युद्ध दे रखा है 1757 का प्लासी, इसको हम पढ़ के आ रहे हैं। बक्सर का युद्ध भी अभी हमने पढ़ लिया है। वांडीवास देख लेते हैं। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध के में क्या होता है? फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं, और इस युद्ध के बाद क्या होता है? फ्रांसीसियों की जो शक्ति होती है पूर्णतः समाप्त हो जाती है भारत में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें आयरकूट करते हैं, और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करते हैं? काउंट दी लाली करते हैं। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी हमने अभी शुरुआत में प्लासी और बक्सर पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। फ्रांसीसी सेनापति का नाम पूछ रहा है यहाँ, ये ध्यान ध्यान रखिएगा क्या? फ्रांसीसी सेनापति का नाम पूछ रहा है यहाँ पे, अंग्रेज सेनापति का नाम ना टिक कर दीजिएगा। तो फ्रांसीसी सेनापति का नाम क्या था? काउंट डी लाली। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वांडीवास का युद्ध 1760 में। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं किसको? फ्रेंचों को हराया था अंग्रेजों ने, और पूर्णतः इनकी शक्ति समाप्त हो गई थी फ्रेंच की भारत में। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बक्सर का पता होगा, मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव था, तो ये गलत है। यहाँ पे मीर जाफर नहीं, मीर कासिम था, और यहाँ क्लाइव भी नहीं था, तो ये गलत दे रखा है। वांडीवास का फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यही ठीक है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। बाकी चिंचिया वाला जो सिखों का युद्ध था इसमें दिया डलहौजी के विरुद्ध मराठे, और खुर्दा का युद्ध निजाम दे रखा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं सही से। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। हेक्टर मुंडो ब्रिटिश सेना की तरफ से सेनापति था। वांडीवास का 22 जनवरी 1760 अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो गए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हो गई। चिलियावाला का जो युद्ध होता है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। चिलियावाला युद्ध में किसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया? तो लॉर्ड गफ ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया चिलियावाला युद्ध में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हुआ कब है? तो 1849 में चिलियावाला युद्ध हुआ है, और सिख सेना का शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। तो सिख सेना किसके नेतृत्व में लड़ी? शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। किस युद्ध की बात कर रहे हैं? तो चिलियावाला युद्ध की बात कर रहे हैं। चिलियावाला युद्ध हुआ कब था? तो 13 जनवरी 1849 को। युद्ध क्या था? अनिर्णायक था। इस युद्ध में के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डलहौजी था। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी समय भारत का गवर्नर था। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध लड़ा गया।
निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया। ठीक है, इसमें अंग्रेज नहीं है। खुर्दा के युद्ध में हुआ लड़ा कब गया? 1795 में। तो ध्यान क्या रखना है, खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ, निजाम के विरुद्ध मराठा ने लड़ाई लड़ी। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, निजाम इसमें हार जाता है। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखने वाली थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो लंबे समय तक जिसने लगातार विरोध किया वो कौन थे? ए है मराठा, बी मुगल, सी राजपूत या डी सिख। तो ये लगा लीजिएगा, मराठा राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सकता। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, सालबाई की संधि हुई। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में संधि कौन सी है? सालबाई। ये ध्यान रखिएगा, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सालबाई की संधि हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध में। वेलेजली ने 1802 में सहायक संधि कर लेता है। किसको? पेशवा को जाल में फंसाते बाजीराव द्वितीय उस समय होता है, उससे सहायक संधि कर लेता है वेलेजली। तो यही दे रखा है यहाँ पे, नाम नहीं दिया बाजीराव द्वितीय का। तो ध्यान रखिएगा, बाजीराव द्वितीय के साथ क्या करता है? वेलेजली जो होता है सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लेता है। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।